हेलो। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हेलो। राधे राधे। हाँ, पूरे प्लेटफॉर्म पे तुमने ना बिल्कुल ढिंढोरा पीट रखा है कि सर भाग गए हमारे तो छोड़ के हमें, है ना। गुड इवनिंग। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। अरे कहीं नहीं गया, मैं यही हूँ। अब शुरू होने वाला है बैच एक दो दिन में, एडवांस वाला। ठीक है। हाँ, मी टू, मैंने भी बहुत मिस किया आप लोगों को। हाँ, रिवीजन मस्ट है। मुझसे ज़्यादा कौन जानता है इस बात को, रिवीजन मस्ट है। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। हाँ। चलो शुरू करते हैं ना। हाँ, आई एम फाइन। मोस्ट वांटेड नहीं ला रहा हूँ मैं। एडवांस का बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, चलो इसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। एडवांस बैच स्टार्ट हो रहा है 2022 के लिए। ठीक है ना, ये। और इसका पूरा शेड्यूल मैंने डाल दिया है। इट्स अ रेगुलर प्लस क्लास। ये रेगुलर प्लस बैच है। ठीक है। हाँ। और हर एमडब्ल्यू या टीटीएस में इसकी क्लास होगी। हर एमडब्ल्यू या टीटीएस में क्लास होगी एडवांस के लिए। और इनमें सभी वही लोग हैं जिनको 2022 में अपना जेई एडवांस देना है। ठीक है ना। फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, और का मुझे नहीं पता और लोग इसको मैनेज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिक्स। ठीक है ना। मिक्स्ड। कुछ 11 12 का ऑर्डर फॉलो नहीं करना। मैं इस क्लास में 11 वालों को बैठने ही नहीं दूंगा। 11 क्लास वाले इसमें नॉट अलाउड है। इसमें केवल 12 और 13 वाले ही अलाउड है। क्यों? क्योंकि उनका सारा सिलेबस पूरा हो रखा है इस टाइम। तो उनको आप कहीं से भी कुछ भी कॉन्सेप्ट अगर मैं समझाऊंगा तो उनको समझ आएगा। ऑब्वियसली पूरी प्लानिंग इसी तरीके से चलेगी, आपकी टर्म वन, जो टर्म वन है ना, उसको सपोर्ट मिले। टर्म वन को सपोर्ट मिले, बिल्कुल उस तरीके की प्लानिंग हो। डोंट वरी। इसी मंथ में हो जाएंगी दो तीन क्लासें तो। दो तीन क्लास इसी मंथ में हो जाएंगी। टाइमिंग का ही तो लोचा पड़ रहा है, वरना तक ये स्टार्ट हो जाता। ठीक है ना। मुझे जो सुटेबल टाइम लगता है इस टाइम, जो बेस्ट टाइम लगता है, क्या हम अपन उसको 3:45 से कर सकते हैं? नो, देखो बहुत सारे लोगों को दिक्कत है, क्या हम उसको 5:30 से कर सकते हैं? हाँ, 5:30 मेरा 11 का बैच है। तो इसलिए टाइम की थोड़ा सा प्रॉब्लम है। उसको 2 बजे से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस वक्त 13 वाले लोग बिजी रहते हैं, उनकी क्लासें चलती हैं। तो ये थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट है ना। 2 बजे स्कूल से फ्री नहीं होते। एक दो दिन में ये टाइम रिजॉल्व हो जाएगा, क्लासेस एडजस्ट हो जाएंगे और चालू हो जाएगा ये बैच। हाँ। अब तुम लोग हो कि बस मचा रखी है, इनकेस ही सर नहीं पढ़ा रहे हैं, हमें छोड़ दिया और ये और वो। एक चलो वेव ऑप्टिक्स। हाँ, 715 एमडब्ल्यूएफ। ओके, वही कुछ टाइम मुझे लेना पड़ेगा। चलिए भाई, तो हमारा चल रहा था फ्रेशनल बाइप्रिज्म। बाइप्रिज्म वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था हमारा, और कॉन्सेप्ट में समझा चुका था आपको। कॉन्सेप्ट जो था वो ओवर हो चुका था। ठीक है ना। उसका थोड़ा सा रिकैप दूंगा मैं, और फिर मैं आपसे एक एडवांस का क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है ना। रिकैप दे देता हूँ मैं उसका। रिकैप में क्या होता है, इस तरीके का ये अरेंजमेंट होता है यहाँ पे। और यहाँ पे दो ये रखे होते हैं प्रिज्म। दो प्रिज्म रखे होते हैं इस तरीके से। एक प्रिज्म इधर रखा होता है यूं, ऐसे। और एक प्रिज्म ये रखा होता है, और यहाँ पे सोर्स होता है। तो एक्चुअल में ये वाला प्रिज्म सोर्स को ऊपर उठा देता है, और ये वाला प्रिज्म सोर्स को नीचे उठा देता है। ठीक है ना। तो हमें इतना पता है, ठीक है, कि यहाँ से जो रे जाती है, ठीक है ना, एक रे तो यहाँ से यूं आती है, और एक रे यहाँ से यूं आती है। और जब यहाँ पे स्क्रीन होती है, ये जो यहाँ पे स्क्रीन होती है, ये स्क्रीन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ओवरलैपिंग होती है। तो ये वाली लेंथ को एल बोलते हो। ये कैलकुलेट भी करवाया था, कैलकुलेट भी हुआ था पूरा ये, है ना। ये कैलकुलेशन भी हुई थी। तो भाई ये वाली चीज़ कितनी थी, ए थी। ये वाली चीज़ कुछ बी थी। ये वाली चीज़ कुछ वाई आई थी हमारी। और इसका ये म्यू था, और एंगल ए था, तो कुछ डेल्टा आ गया था, म्यू माइनस वन इंटू ए। सारी चीज़ें हो गई, है ना। सब चीज़ें हो गई थी इस तरीके से। तो ये वाई हमने निकाल लिया था, और ये वो वाला फंडा था जो सिंगल प्रिज्म में हमने, याद है 175 पाई/6 आंसर आया था, एक्स वाई कोऑर्डिनेट आए थे। ठीक है ना। याद है वो वाले फंडे से ये इसके सोर्सेज आ गए थे। ठीक है ना। ये सोर्स था, तो इसको स्लिट S1 बना दिया था हमने, इसको S2 बना दिया था। और कैपिटल डी की वैल्यू a प्लस बी हो गई थी। तो ये जो स्मॉल डी था उसकी वैल्यू 2y हो गई थी, ये वाली। तो इस तरीके से हमने सब कुछ कर लिया था। लास्ट लेक्चर का रिकैप मैंने दे दिया था आपको। ठीक है ना। फंडा क्या था कि भाई ये तो डेल्टा मिल जाता है यहाँ से, म्यू माइनस वन इंटू ए करके। तो ये वाला प्रिज्म, ऊपर वाला प्रिज्म कितना एंगल मोड़ता है, डेल्टा। तो ये वाला एंगल अपना डेल्टा हो जाता है। अब ये वाला एंगल अगर डेल्टा है और ये वाली लेंथ ए है, तो y इज इक्वल टू ए टेन डेल्टा हो जाता है। अब डेल्टा बहुत स्मॉल एंगल है, तो उसको a इंटू डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू क्या लिख देते हैं, म्यू माइनस वन इंटू ए। ये आपका y हो गया। तो 2y आपका क्या हो गया, d हो गया। ठीक है। तो भाई इस d की वैल्यू आपकी आ जाती है 2a इंटू म्यू माइनस वन इंटू ए। ये डी की वैल्यू आ जाती है। ठीक है ना। ये वाला पूरा डी जो है। और भाई कैपिटल डी जो है वो क्या होता है, ए और बी। तो कैपिटल डी हो जाता है ए प्लस बी। कैपिटल डी क्या हो जाता है, ए प्लस बी हो जाता है ये। सर मैं आपके ब्रिज कोर्स से 11th रिवाइज कर रहा हूँ। हाँ बेटा, कर सकते हो, कर सकते हो। ब्रिज कोर्स से चश्मा, हाँ मैं भी कहूँ, कुछ आंखों को अलग अलग महसूस क्यों दे रहा है। तो ये है चश्मा। चश्मा याद नहीं है, बताओ। ठीक है। सब चीजें आपके सामने क्लियर है। ये एल लेंथ निकल आती है सिमिलर ट्रायंगल की। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस कैसे करके आती है, एल अपॉन डब्ल्यू। ये पूरी लेंथ निकल आती है। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस कैसे आ जाती है, एल अपॉन डब्ल्यू करके नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ जाती है, सारी चीजें आ जाती है। क्या मैं अब आपसे एक एडवांस का क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? पूछ सकता हूँ, रेडी हो? ठीक है ना। लास्ट लेक्चर के नोट्स में देख लो इसको। इसको देख लो लास्ट वाले नोट्स में, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना, परफेक्ट एडवांस का क्वेश्चन है, और वही लोग कर पाएंगे जिसको फंडा पूरा क्लियर है। ठीक है।
हम्म एक आध क्वेश्चन तो इतने खराब होते हैं, मतलब ऐसे छुप जाते हैं, मुझे देखा कि मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ तो छुप जाते हैं कि छुप जाओ, लेकिन मैं भी ढूंढ के छोड़ता हूँ, देखो ढूंढ लिया। हाँ, कहीं निपटा ना दे, वरना निपटा देंगे। ये लो, मिल गया क्वेश्चन मुझे। ठीक है ना, चलो बेटा क्वेश्चन करते हैं अब। देखो क्या है, सुनना बात को। जेई एडवांस में जैसा जैसा दिया था ना, वैसा वैसा मैं आपके सामने बना देता हूँ, बिल्कुल वैसा का वैसा ही क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। और बेटा एडवांस का मतलब होता है ईमानदारी। जो बच्चा जितना ईमानदार होगा ना खुद को लेके, वो उतना स्ट्रॉन्ग एडवांस का कैंडिडेट होगा। ठीक है ना, एडवांस मतलब ईमानदारी। जिस बच्चे के दिमाग में ईमानदारी है ना, कॉन्सेप्ट और पढ़ाई को लेके, वो उतना अच्छा एडवांस का कैंडिडेट है। ठीक है ना, और जिससे कंट्रोल ही नहीं है, वो उतना बुरा कैंडिडेट है। सुनना बात को, जो वहाँ पे एग्जाम्पल, मतलब जो एग्जाम में पेपर आया था उस टाइम, ठीक है ना, वो कैसा था, डायग्राम क्या बना हुआ था, वो मैं बता देता हूँ आपको। ऐसी एक लाइन खींची हुई थी, और यहाँ पे एक ऐसे स्क्रीन बनी हुई थी, और जो डायग्राम था वो अलग ही तरीके से बना के दिया था उन्होंने। प्रिज्म को उन्होंने वैसा नहीं रखा, प्रिज्म को उन्होंने ऐसे बना के दिया था। यू सब चेक हो जाता है, प्रिज्म को ऐसे बना के दिया था। और ये वाला जो एंगल है, इसको बोला है कि ये 0.15 डिग्री है, ऐसे लिख के दिया। और यहाँ पे लिखा था एस के, ये सोर्स है। ठीक है ना, और ये वाली डिस्टेंस दी थी 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस थी 140 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। ठीक है ना, एक तो ये डायग्राम बना हुआ था, साथ में कुछ चीजें लिखी हुई थी कि लैम्डा इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम, ये लिखा हुआ था। ठीक है ना, एंगल ए इज इक्वल टू, तो यही था, थीटा इज इक्वल टू 1, स्मॉल ए इज इक्वल टू 30, ए प्लस बी इज इक्वल टू 140, बस यही था। लैम्डा इज इक्वल टू ये लिखा हुआ था। अब बात को सुनना ध्यान से, ठीक है, सुनना क्वेश्चन को। इसने बोला है कि भाई ये तो सोर्स है, ये स्क्रीन है, और ये दो बाई प्रिज्म है, ये दो थिन प्रिज्म है, और इस तरीके से रखे हुए हैं। ऐसे नहीं बनाए, एक सीधी लाइन खींची यूं और यूं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। जिस बच्चे को फंडे के लिए उसको पता है कि चाहे प्रिज्म ऐसे रखे हो, या फिर ऐसे बना दो, या फिर ऐसे बना दो, फर्क ही नहीं पड़ता। प्रिज्म तो प्रिज्म है, इस एंगल पे डिपेंड करता है कितना डेविएशन आएगा, और थिन प्रिज्म है वैसे भी। ठीक है ना, 0.15 डिग्री, इतना छोटा है। ठीक है ना, तो इसने बोला है बच्चों कि व्हेन अ कन्वर्जिंग लेंस इज मूव्ड बिटवीन बाई प्रिज्म एंड द स्क्रीन, क्या बोला इसने, व्हेन अ कन्वर्जिंग लेंस, व्हेन अ कन्वर्जिंग लेंस is moved between by prism and screen, two images of S, two images of S are focused on screen. ठीक है ना, हाँ वही तो, दोनों को एक दूसरे में उसने एम्बेड कर दिया, और इतने बढ़िया तरीके से किया है ना कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। एडवांस वाले बच्चे अलग हो गए, नॉन एडवांस वाले अलग हो गए। क्वेश्चन ही ऐसा इतना परफेक्ट बना के दिया। तो उसने बोला व्हेन अ कन्वर्जिंग लेंस इज मूव्ड बिटवीन बाय प्रिज्म एंड स्क्रीन, टू इमेजेस ऑफ एस आर फोकस्ड ऑन स्क्रीन फॉर टू पोजीशंस ऑफ लेंस, लैंग्वेज में भी लिखा फॉर टू पोजीशंस ऑफ लेंस, फॉर टू पोजीशन ऑफ लेंस द separation between the two images, separation between the two images for the two positions are found to be, बस ये तो समझ में आना इतना, two images for the two positions, two images for the two positions found to be, found to be 0.9 mm and 1.6 mm, बस इतना क्वेश्चन था। ये डायग्राम बनाया, लैम्डा इतना लिखा, और बोला व्हेन अ कन्वर्जिंग लेंस इज मूव्ड बिटवीन बाई प्रिज्म एंड स्क्रीन, टू इमेजेस ऑफ एस आर फोकस्ड on screen for two positions of lens and the separation between the two images for the two positions found to be 0.9 mm and 1.6 mm, find, इतना उसके बाद बोल रहा है फाइंड, पता करिए। अब लगाएगा क्वेश्चन की लाइन, ये पता करिए फोकल लेंथ। ए पार्ट में क्या पूछा है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस कितनी है। बहुत बढ़िया, पहले क्वेश्चन में इसने बैंड बजा दी। फिर बोल रहा है कि फाइंड करिए गैप बिटवीन टू पोजीशन ऑफ लेंस, गैप बिटवीन टू पोजीशंस ऑफ लेंस, लेंस की दो पोजीशन के बीच का गैप पता करिए। सी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म बताना कितना है, म्यू भी नहीं दिया है, म्यू बताना कितना है। डी पार्ट में पूछा है फ्रिंज विड्थ बताइए कितनी है, फ्रिंज विड्थ कितनी है। और ई पार्ट में पूछा है कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस भी बताओ, नंबर ऑफ फ्रिंजेस भी बताओ। सर इसे देख के ही सरेंडर करने का मन हो गया। इसलिए फाउंडेशन बना के पूछा है कि ताकि डरो मत। क्वेश्चन आसान है, ठीक है ना, क्वेश्चन आसान है, एक बार सोचो कि कर सकते हैं और ट्राई करनी शुरू करो, आएगा। ठीक है ना, तो मैं एक बार पूरा ओवरऑल क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, ओवरऑल क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, सुन लेना। ठीक है ना, व्हेन अ कन्वर्जिंग लेंस इज मूव्ड बिटवीन द बाइप्रिज्म एंड द स्क्रीन, टू इमेजेस ऑफ एस आर फोकस्ड ऑन द स्क्रीन फॉर टू पोजीशन ऑफ लेंस, the separation between the two images for the two positions are found to be 0.9 mm and 1.6 mm. Find focal length of the lens, okay, gap between two positions of lens, refractive index of the prism, fringe width and number of fringes. ठीक है ना, कितना टाइम चाहिए बताओ, क्योंकि मुझे करना है स्टेप बाय स्टेप, समझाना भी है। 3 मिनट का टाइम दे देता हूँ, ठीक है, 3 मिनट का टाइम दे देता हूँ, ये लो। देखो बिल्कुल ईमानदारी से करना है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मैं तो करूंगा ही ना, तब समझ में आ जाएगा। पर चीटिंग करने की मत सोचना कि गूगल कर लिया जाए, ये कर लिया जाए, नहीं। सर आपने ग्रेविटेशन करा दिया क्या, भाई बाकी लोग बताओ ग्रेविटेशन हो गया क्या। यस, कब का, बस बस पता चल गया इनको। हाँ, आप डेट भी बताओगे ना, है ना, डेट भी बताओगे। सर वो तो आपने इवॉल्व फर्स्ट में कराया था। अच्छा ठीक है,
इवॉल्व 2 में भी हो जाएगा। और बताओ 3 मिनट का टाइम दिया, बढ़िया से पास करो, है ना? क्वेश्चन तो तुम करोगे नहीं, इन्हीं सब चीजों में लगे रहना। कुछ लोग आंसर तो दे रहे हैं यार, आ तो गया कुछ लोगों का आंसर। नो अप्रोच, ओके। जिससे होएगा ना उसे बहुत अच्छा फील होगा। क्यों? क्योंकि मुश्किल नहीं है, ट्राई करें, थोड़ी सी ट्राई करें ना, उसी से आंसर आ जाएगा। दस सेकंड और, बस 10 सेकंड, एक एक पॉइंट समझा दूंगा क्या क्या है। ओके चलो भाई शुरू करते हैं, ठीक है? यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये जो ये वाला प्रिज्म और ये वाला प्रिज्म, ये क्या करेंगे, इस एस की एक इमेज ये वाला प्रिज्म तो यहाँ बना देगा, ये वाला प्रिज्म यहाँ बना देगा, तो ये वाला गैप हो जाएगा डी, ये वाला गैप हो जाएगा डी। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो भाई एक इमेज तो यहाँ तक पहुंचेगी और दूसरे वाली यहाँ तक पहुंचेगी, यहाँ पे होना है। तो भाई जो भी फ्रिंजेस बनेगी वो यहाँ तक और यहाँ तक बनेगी, है यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये ए प्लस बी है, पूरा का पूरा डी है। सुनते जाना बात को, आपको पता होगा इसने बोला कि एक कन्वर्जिंग लेंस को यूं घुमाते हैं, तो इसके और इसके बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक घुमाते हैं यूं, ये तो 30 सेंटीमीटर है, और उस कन्वर्जिंग लेंस को हम, ठीक है ना, यहाँ से ऐसे लेके यूं 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 घुमाते हैं, इसको यूं घुमा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक पोजीशन पे ये जो जिन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है, इनकी इमेजेस यहाँ बनेगी, ठीक है ना। तो भाई डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या होता है कि लेंस जो है स्क्रीन पे इमेज बनाता है, एक बार तो इमेज नजदीक बनती है और एक बार दूर बनती है, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि ये जो S1 है, जैसे ये S1 है और ये S2 है, तो इन दोनों की इमेज यहाँ पे जो हम लेंस घुमा रहे हैं, क्योंकि यहाँ वाली अगर कोई यहाँ पे है, ठीक है ना, उसके लिए ये जो प्रिज्म है ये तो अवेलेबल है ही नहीं ना। यहाँ पे खड़े हुए इंसान के लिए दो स्लिट बनी हुई है, एक तो यहाँ पे और यहाँ पे, और प्रिज्म नहीं है, देयर इज नो प्रिज्म इन लोगों के लिए जो यहाँ है, क्योंकि प्रिज्म ने तो अपना काम कर दिया ना, सीधी वाली रे को मोड़ दिया, मुड़ी हुई को सीधा कर दिया, इस तरीके से प्रिज्म ने अपना काम कर दिया। एक्चुअली में तो रे यहाँ से आ रही है, ये वाली रे आके इस वाली प्रिज्म ने इधर मोड़ दी और उस वाली प्रिज्म ने उधर मोड़ दी, ठीक है ना, ये हो गया। तो यहाँ वाले इंसान के लिए तो दो ऑब्जेक्ट हैं S1 और S2 यहाँ पे, और इन दोनों की इमेज बनेगी इस पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले एक बार तो नजदीक इमेज बनती है एक पोजीशन के लिए, दूसरी पोजीशन के लिए दूर दूर बनती है यहाँ पे और यहाँ पे बनेगी, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि पहली इमेज तो 0.9 mm दूर बनती है एक दूसरे से, और दूसरी जो इमेजेस हैं वो एक दूसरे से कितने पे बनती है, 1.6 mm पे बनती है। और डिस्प्लेसमेंट मेथड में आपने सुना होगा कि O इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 I2, ये फॉर्मूला मैंने बताया होगा आपको, ठीक है ना। अभी 3-4 दिन पहले बताया था, ज्यादा देर हुई नहीं है इस लेक्चर में, 3-4 लेक्चर पहले बताया होगा। तो अब आप ये देखो, ऑब्जेक्ट कितना मान लो, पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट मान लो, इस ऑब्जेक्ट की लेंथ एक बार तो 0.9 आ रही है, एक बार 1.6 आ रही है, तो यही तो है 0.9 इंटू 1.6, और इसका अंडर रूट करोगे तो ऑब्जेक्ट की एक्चुअल लेंथ आ जाएगी, और ये आ जाएगी आपकी 1.2 mm। ऑब्जेक्ट की एक्चुअल लेंथ हो जाएगी 1.2 mm, यानी कि डी तो एक ही झटके में आ गया, 1.2 mm आपका डी हो गया। और डी का फॉर्मूला क्या था, अभी देखो पिछले वाले पेज पे, देखो पिछले वाले पेज पे 2a म्यू माइनस 1 इंटू ए, यही तो था। क्या था डी का फॉर्मूला, 2a म्यू माइनस 1 इंटू ए। ए क्या था, प्रिज्म एंगल था जो कि यहाँ पे इतना दिया हुआ है। म्यू क्या है, प्रिज्म का म्यू है। ए क्या है, ए ये वाली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है जो यहाँ पे कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है। और ये 2 क्या है, 2 तो 2 है, उसको भी हम सोचेंगे, आधे सोचेंगे 2 क्या है, 2 तो 2 है, उसके लिए थोड़ी ना सोचना है, ठीक है। हाँ, और ये डी, डी ये निकला है 1.2 mm। सारी की सारी चीजों को सेंटीमीटर में डाल दो, डी की वैल्यू डाल दो 1.12 सेंटीमीटर, 2 की वैल्यू 2 डाल दो, ए की वैल्यू 30 सेंटीमीटर डाल दो, यहाँ वाले सेंटीमीटर से यहाँ वाला सेंटीमीटर कट कर दो, और ये आ जाएगा आपका म्यू माइनस 1, ठीक है ना। इस ए की वैल्यू, ए क्या है, यही तो है ए, ठीक है ना। इस ए की वैल्यू कितनी डालोगे, 0.15 डालोगे, 0.15 डालोगे, नहीं सर रेडियन में डालेंगे, रेडियन में डालेंगे, तो 0.15 इंटू पाई बाई 180 ये डालना, तो 0.15 इंटू पाई बाई 180 ये डालेंगे। जैसे ही इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या निकल के आएगा आपके पास, क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, म्यू निकल के आएगा, ठीक है ना। और म्यू की वैल्यू एक ही झटके में अगर कैलकुलेशन में गलती नहीं की तो 1.76 आ जाएगी। इज इट ओके, इज इट फाइन सर, ठीक है बिल्कुल। एक काम तो निपटा दिया हमने, ये लो सी तो निपटा दिया, अब बस निपटने का नंबर आ गया इसका, एक एक करके निपटते चले जाएंगे सारे। वसूली, वसूली बोल रहे हैं सर बुखार है पढ़ाई नहीं हो रही है। बेटा बुखार में पढ़ाई करनी भी नहीं चाहिए, बुखार में क्या बॉडी के पार्ट्स ना बड़े डेलिकेट सिचुएशन में आ जाते हैं, अगर आप पढ़ाई वढ़ाई करोगे तो आंखों पे स्ट्रेन आ जाएगा। आराम करो दवाई लेके, ठीक है ना, रेस्ट करो। हम्म, रेटिना डैमेज, बस ये ऐसी ऐसी बातें करवा लो, रेटिना डैमेज डरा दो इनको बेचारे को, बेटा नहीं रेटिना में कुछ डैमेज नहीं होगा, कुछ बस स्ट्रेन आ जाएगा, पानी वानी आना शुरू हो जाएगा और हालत खराब हो जाएगी, है ना। किडनी में हेडेक हो जाएगा ना। ओके ओके, तो भाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म तो आ गया, एक क्वेश्चन तो हमने कर लिया, अब सबको निपटाएंगे एक एक करके। आप मुझे एक चीज बताओ, जब इन दोनों के बीच की लेंथ 1.2 mm है और ये 0.9 आ रहा है, तो मैग्निफिकेशन कितना होगा, मैग्निफिकेशन होगा v बाई यू, और मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो दिस इज 3/4, तो v बाई यू इज इक्वल टू 3/4। इसका मतलब ये है कि v बाई यू इज इक्वल टू 3/4, यानी कि ये जो 140 सेंटीमीटर है इसको 3:4 के रेशो में बांट दिया है। किसने, किसने बांट दिया, लेंस ने, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा है, इमेज यहां बन रही है और बीच में लेंस है, तो v तो 3 होगा और u 4 होगा, यानी कि इस पर्टिकुलर केस में v की वैल्यू, ठीक है ना, v की वैल्यू होगी 60 सेंटीमीटर और u की वैल्यू होगी 80 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है,
भाई जब 1.2 सेंटीमीटर दूर रखे 1.2 सेंटीमीटर दूर रखे ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो 0.9 सेंटीमीटर दूर 0.9 mm पे बन रही है, तो मैग्नीफिकेशन 0.9 बाई 1.2 आ गया, तो m की वैल्यू ये आ गई। m क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v बाई u होता है। वो भी माइनस का समझ लो, चलो माइनस ले लो, ठीक है, माइनस चाहे माइनस भी नहीं आता, ठीक है। तो v बाई u का रेशियो पता चल रहा है हमें 60 और 80, ठीक है ना। अब 60 और 80 अगर हमें पता चल गया तो फोकल लेंथ क्या होती है? 1 ओवर v माइनस 1 ओवर u इज इक्वल टू 1 ओवर f। ये तो फॉर्मूला, ये लेंस का फॉर्मूला है क्या? ये लेंस का फॉर्मूला है ना, ठीक है ना। तो v की वैल्यू 60 है, तो v तो लेंस के आगे होगा ना, तो 1 ओवर प्लस 60 माइनस 1 ओवर u। u की वैल्यू कितनी है? 80। u तो पीछे होगा, तो ये माइनस का 80 लेंगे, इज इक्वल टू 1 ओवर f, ठीक है ना। तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/60 प्लस 1/80 कितना हो गया? 240 यहाँ कॉमन ले लो, 60 तो 4 और 3 7 ये हो गया। तो भाई फोकल लेंथ कितनी हो गई? 240/7, ये लो फोकल लेंथ, ए निपट गया, ए निपट गया, ठीक है ना। अब गैप बिटवीन टू पोजीशंस, गैप बिटवीन टू पोजीशन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट मेथड में हम समझ, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट कि 60 पे रखोगे तो 80 पे इमेज बनेगी, 80 पे रखोगे तो 60 पे इमेज बनेगी, क्योंकि दोनों का सम तो 140 रहना है। इसलिए एक बार 60 पे रख के इमेज बनेगी और एक बार 80 पे रख के इमेज बनेगी। तो 60 के और 80 के बीच में गैप कितना है? 20। ये लो बी निपट गया, बी का आंसर कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। बी भी निपट गया, ए भी निपट गया, सी भी निपट गया। अब बचा डी, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ बता दो इनको, फ्रिंज विड्थ कैसे निकालेंगे बता दो मुझे। क्या फॉर्मूला फ्रिंज विड्थ का? W इज इक्वल टू कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी हो गया, ठीक है ना। कैपिटल डी भी पता है हमें 140, लैम्डा भी पता है 6000 एंगस्ट्रॉम, और डी भी पता है। तो फ्रिंज विड्थ की वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई, फ्रिंज विड्थ की वैल्यू आ गई 0.7 mm, ये आ गई। इसको सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है, कैपिटल डी तो पता ही हमें 140 सेंटीमीटर, लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम है, स्मॉल डी 1.2 mm सब पता है, तो ये आ गई फ्रिंज विड्थ W। अब नंबर ऑफ फ्रिंजेस पूछ रहा है ये, तो दिस इज L अपॉन 0.7 आ जाएगा। अब ये L कैसे निकालेंगे? ये L कैसे निकालेंगे? L तो सब निकल आएगा, कैसे? क्योंकि डेल्टा तो हमें पता है ये वाला, ठीक है ना। सर इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो? यहां से निकाल लो, यहां से निकाल लो, कैसे? 1.2 अपॉन 30 इज इक्वल टू, देखो ये तो सिमिलर ट्रायंगल हो गया ना, ये वाला तो सिमिलर ट्रायंगल हो गया, तो 1.2 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू L अपॉन ये कितना यहां से यहां तक का 110। L आ गया कि नहीं आ गया? L 1.2 अपॉन 30 इज इक्वल टू L अपॉन 110, L आ गया। L को 0.7 से डिवाइड कर दो, तो L की वैल्यू 0.7 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ जाएंगे अप्रोक्सीमेटली कुछ ऐसे 44/7 कुछ ऐसे आएगी, 44/7 फ्रिंजेस आ जाएंगी, ये आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? ये तो इजी था, एग्जैक्टली वही तो मैं कह रहा था, इसको अगर कोई करने पे आ जाए ना तो ये हो जाता है क्वेश्चन, फटाफट हो जाता है। बस लोग बाग डर जाते हैं, डर जाते हैं, बस स्टार्टिंग करनी होती है, देखने में डरावना था बस। और इसको आप एग्जाम में लिखा हुआ देख ले तो फिर तो इसे पढ़ते ही नहीं कि चलो आगे चलते हैं, ये हमसे नहीं होगा। इतने गलत तरीके से लिखा हुआ था वहां पे, ये तो मैंने थोड़ा समझा समझा के बोला ना, तो ऐसे लगा कि शायद हो जाएगा, और जब कर दिया तो फिर तो पता ही, अब तो हो ही जाएगा। हम्म, एग्जैक्टली भाई। आप तो ये देखो किसी ने बाई प्रिज्म वाला कॉन्सेप्ट और डिस्प्लेसमेंट मेथड वाला कॉन्सेप्ट कितने बढ़िया तरीके से जोड़ा है। अच्छे क्वेश्चन में आता है ये, अच्छे सवालों में आता है, ऐसे जोड़ दिया दो चीजों को, That's it, इतना ही है। अब कुछ नहीं बचा, बिलेट लेंस बचा है, और वो तो आपको पहले ही बता रखा है मैंने। सर आपने रेशियो कैसे लिया? किसका रेशियो? कौन सा रेशियो लिया मैंने? सिमिलर ट्रायंगल वाली तो लगाया है, मुझे यहाँ से यहाँ तक का एल चाहिए था, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, हो गया। सर अगर आप सॉल्व नहीं करते करते हो, बहुत कम लोग ही सॉल्व करने की हिम्मत जुटा पाते हैं, एग्जैक्टली वही हिम्मत की तो कमी है तुम लोगों में, दिमाग की कमी थोड़ी है, दिमाग तो है पूरा, हिम्मत ही तो चाहिए। बिलेट लेंस, कुछ लोग इसको बिलेट स्प्लिट लेंस भी बोलते हैं, यानी कि एक लेंस को ब्रेक करके अलग अलग कर देना, ये ठीक है ना। हाँ, और ये क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाओगे सर ये तो करवाया करवाया, अपने आप ही बोल पड़ोगे, ठीक है ना। देखना अभी कैसे कि भाई देखो, एक लेंस था, उसको बीच में से कट कर दिया, बीच में से कट करने के बाद एक को ऊपर खिसका दिया, दूसरे को नीचे खिसका दिया। तो यहाँ पे इस तरीके से एक लेंस को थोड़ा ऊपर खिसका दिया ऐसे, और दूसरे लेंस को यूं नीचे खिसका दिया, और यहाँ पे रखा था एक सोर्स एस, ठीक है, यहाँ पे सोर्स एस रखा था। ये वाली डिस्टेंस मान लो कितनी है? ए, और ये है फोकल लेंथ एफ। ये हो गया था, याद आ गया ना, हो गया था ना, एग्जैक्टली। चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये आपको भी पता है कि भाई यहाँ से एक रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, यहाँ पे भी एक रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ठीक है ना। इस ऑप्टिकल सेंटर वाली रे को काफी दूर तक ले जाओ, वैसे जब हमें करना ही है इसको तो यूं ले जाते हैं। दूसरी रे यहाँ के ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी इतनी दूर तक, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है। चलो भाई, होता क्या है, यहीं से अगर मैं कोई दूसरी रे लूंगा, ये रे, तो ये रे भी मुड़ेगी ऐसे करके, तो ये वाली रे कहीं ना कहीं पे इमेज बनाएंगी, ऐसे करके इमेज बनाती है। कोई भी रे यहाँ बना देगी, यहाँ बना देगी, कहीं भी बना सकती है इमेज, यहाँ भी बना सकती है ये, ठीक है। तो मान लो इसने यहाँ बना दी, ठीक है ना, और ऐसे ये वाली रे भी होगी, ये भी कहीं ऐसी जगह इमेज बना देगी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा डायग्राम ऐसे यूं बनेगा, तो आप ये देखो एक इमेज तो यहाँ बनेगी और एक इमेज यहाँ बनेगी, ये आपको भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से। तो ये जो सोर्स है इसकी एक इमेज तो यहाँ बननी है, और इसी सोर्स की एक इमेज यहाँ बननी है, ठीक है। ये हमें भी पता चल रहा है कि ये ऐसे बनेगी। तो अब आप ये देखो, ठीक है, ध्यान से सुनना, जो ये वाला सोर्स है, ये वाला सोर्स, ये तो S1 हो गया, ठीक है ना। बात को ध्यान से सुनना आप,
बात को ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे अगर हम इस तरीके से यूँ ले जाते हैं यूँ, तो यहाँ पे जो इसका जो पूरा ये रहता है, जो मतलब लाइट ऐसे पड़ती है, तो ये वाली लाइनें तो दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं एक-दूसरे को और ये बाहर वाली लाइट से, ठीक है ना? तो इससे आपको वैसे भी क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना? येस टू येस। अब यहाँ पे देखेंगे तो आगे चल के ये वाली जो 2 लाइनें हैं ना, ये वाली लाइनें ये वाली लाइन थोड़ी ज़्यादा इंक्लाइन है, ठीक है ना? ये वाली लाइनें ज़्यादा इंक्लाइन है, क्योंकि ये तो यहाँ तक की, तो ये वाली लाइनें तो आनी ही आनी है। ओवरलैपिंग होती है इन दोनों के बीच में, यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे कोई स्क्रीन ले आऊँगा ऐसे करके, बस 1 सेकंड होल्ड करना, ऐसे कोई स्क्रीन ले आऊँगा, तो भई जो लाइट की ओवरलैपिंग है ना, वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगी। थोड़ा-सा डायग्राम मैं एग्ज़ैक्ट नहीं बना पा रहा हूँ, पर ओवरलैपिंग यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगी। कैसे? वो मैं अगले पेज पे दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना? एक्चुअल में जैसे ये वाला और ये वाला 2 इमेजेस बनी है, S1 और S2, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से सोर्स आया, सोर्स से, तो एक तो यूँ चली गई लाइट और एक यहाँ से यूँ, इमेज बनाते हुए चली गई। तो दूसरी जो लाइट आएगी यहाँ पे बच्चों, वो यहाँ से यूँ आएगी, जैसे लेंस के ऊपर वाले पार्ट से यूँ करके यूँ चली जाएगी और लेंस के ये नीचे वाले पार्ट से यहाँ से और यूँ करके यूँ चली जाएंगी, ठीक है ना? तो आप कह सकते हो कि एक सोर्स से इतनी लाइट थ्रो हो रही है, इतने एरिया में लाइट थ्रो हो रही है, और दूसरे सोर्स से दूसरा सोर्स यहाँ पे उससे लाइट इतने एरिया में थ्रो हो रही है। तो आप ये देखो, यहाँ से लाइट ऐसे-ऐसे थ्रो हो रही है और यहाँ से भी लाइट ऐसे-ऐसे थ्रो हो रही है। तो आप ये देखो ओवरलैपिंग कहाँ-कहाँ पे होगी? अगर मैं इस जगह पे देखूँ, यहाँ पे, तो ये अगर स्क्रीन है, अगर ये स्क्रीन है, तो ओवरलैपिंग यहाँ से लेके इतने पार्ट में ही तो है। ठीक है ना भाई? एक की रे यहाँ से लेके यहाँ तक है, इस जगह से लेके यहाँ तक पड़ती है, और दूसरे की रे कहाँ से कहाँ तक पड़ती है? यहाँ से लेके वहाँ तक पड़ती है। तो ओवरलैपिंग तो इतने पार्ट में है ना बस, ये वाले पार्ट में। आ गया कि नहीं आ गया? तो भले ही वहाँ पे एक्चुअल में जगह कम रहती है ना पेज पे, तो मैं इसको ऐसे कंप्रेस टाइप कर देता हूँ। बट अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना? तो यहाँ कहीं पे ये लेंस वेंस होगा, इस जगह पे ये लेंस होंगे, यहाँ से यूँ यूँ वाले लेंस होंगे ये। तो यहाँ से ये यहाँ बना रहा है, ये यहाँ बना रहा है बीच में, अगर देखा जाए तो। ये वाले लेंस होंगे यूँ, दोनों इसमें। तो एक सोर्स तो यहाँ है और एक सोर्स यहाँ है। तो इस वाले सोर्स से भी चारों तरफ लाइट जा रही है, इस वाले सोर्स से भी चारों तरफ लाइट जा रही है। लेकिन लाइट जो है वो इतने एरिया में, तो अगर सोर्स 1 की लाइट देंगे तो यहाँ से लेके सोर्स 1 की लाइट यहाँ से लेके यहाँ तक पड़ रही है। देखो आप ध्यान से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक पड़ रही है सोर्स 1 की लाइट, और सोर्स 2 की लाइट यहाँ से शुरू होके और ऊपर तक जा रही है। तो ओवरलैपिंग एक्चुअली यहाँ से लेके यहाँ तक की है। तो इन लाइनों के बीच में जो ये वाली लाइन है, दिस इज द लेंथ L, ये L लेंथ है। ठीक है? ये L लेंथ है। आ गया ना? अब वापस चलते हैं। तो ओवरलैपिंग यहाँ से लेके यहाँ तक की पड़ती है। अब आपके पास सब कुछ है। ये A है और ये B है और ये अगर पूरा D हो गया, पूरा अगर यहाँ से यहाँ तक का मैं C ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक आप C ले लो। तो ये जो YDAC लाइक पैटर्न है वो तो यहाँ से शुरू हुआ है ना? यहाँ से शुरू हुआ है YDAC लाइक पैटर्न। तो यहाँ पे कैपिटल D का रोल कौन प्ले करेगा? C माइनस A प्लस B। ये कैपिटल D का रोल प्ले करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ। ठीक है ना? अब यहाँ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये स्मॉल d बनेगी। तो स्मॉल d कैसे निकालते हैं ये मैं क्लास में करा चुका हूँ। इसको मैं क्लास में करा चुका हूँ कि स्मॉल d यहाँ से यहाँ तक की कैसे निकलेगी। ठीक है ना? मान लो भाई ये 1 mm है। मान लो ये कितना है? 1 mm है। ठीक है ना? और मैग्निफिकेशन यहाँ पे 2 का आ गया। तो जो चीज़ यहाँ से इस वाली लाइन से 1 mm नीचे है, इसको यहाँ से 2 mm ऊपर बनाएगा ये, क्योंकि मैग्निफिकेशन 2 है। जो तो ये वाला लेंस क्या करेगा? जो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस से 1 mm ऊपर है, ये इसको यहाँ से 2 mm नीचे बनाएगा, तो 2 mm ये हो गया। अब यहाँ से 1 mm इसको ऊपर उठा दिया था, इसको नीचे, तो ये वाला गैप भी 2 mm का हो जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 mm आ जाएगी d की वैल्यू। अब खुद देखो, आपके पास d भी है, आपके पास कैपिटल D भी है, और लैम्ब्डा वो खुद देगा कि लैम्ब्डा इतने एंगस्ट्रॉम का है, और ये L निकल आएगा। L तो निकाल ही लोगे ना? L नहीं निकालोगे? L बड़ा आसान है। ये वाला गैप कितना होगा? 2 का। तो 2 अपॉन A इज इक्वल टू, भाई ये तो 2 है और ये A है, तो 2 अपॉन A इज इक्वल टू L अपॉन C। ठीक है ना? क्या यहाँ से L नहीं निकल के आएगा? बताइए। 2 अपॉन A इज इक्वल टू L अपॉन C। ठीक है ना? L निकल आएगा यहाँ से। अब L को अगर आप W से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ जाएंगी। ये फ्रिंज विड्थ हो गई W। क्या इसको और एक्सप्लेन करने की जरूरत है मुझे? ये आपको फंडा समझ आ गया कि हाँ सर आ गया? बोलो फटाफट, आ गया सर? हो गया? बस यही तो YDSC लाइक पैटर्न ही तो बनना है। YDSC लाइक पैटर्न ही तो बनना है। ठीक है ना? तो ये हमें समझ आ गया कि सर ये तो स्प्लिट लेंस तो पहले हो चुका है, आप नहीं कराया पहले। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया कटिंग ऑफ लेंस में, याद करो। कटिंग ऑफ लेंस, जब कटिंग ऑफ लेंस पढ़ाया था तब कराया था। ठीक है? हाँ। थोड़ा और आगे बढ़े, थोड़ा और आगे बढ़े। चलो अब आ जाते हैं थिन फिल्म पे। थिन फिल्म जेई वालों की फेवरेट टॉपिक है। थिन फिल्म L/W+1 होना चाहिए, क्योंकि CBF भी तो काउंट होता है। नहीं, वो आ जाएगा उसमें, अपने आप आ जाएगा। थिन फिल्म, थिन फिल्म में थोड़े से रट्टे की जरूरत पड़ेगी आपको। बस एक एक जो मतलब फॉर्मूला है ना, वो रखना पड़ेगा। उसका डेरिवेशन ना कभी आता है, ना आएगा, ना मिलेगा कहीं। क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं आएगा, वो भी मैं समझाऊंगा। ठीक है? जस्ट गिव मी 1 मिनट, मुझे 1 मिनट का टाइम दे दो बस आप। 1 मिनट हो गया। चलो, बात को आप ध्यान से सुनना बच्चों। थिन फिल्म क्या होती है? ठीक है ना? थिन फिल्म क्या होती है?
थिन फिल्म एक्चुअल में कोटिंग होती है, कोटिंग। ऊपर कोटिंग कर देते हैं ना चीज़ों के ऊपर, ठीक है ना, वो चमकने लगती है। जैसे हमारे जूते होते हैं, जूते तो शूज़ होते हैं ना, शू पॉलिश भी होती है ना, जैसे पॉलिश लगा देते हैं। तो शूज़ के ऊपर जो पॉलिश लगती है और उस पॉलिश की जो थिकनेस होती है, उसको बोलते हैं थिन फिल्म। टेम्पर्ड ग्लास भी नहीं होता वो, टेम्पर्ड ग्लास नहीं, टेम्पर्ड ग्लास तो बहुत मोटा होता है। थिन फिल्म, फिल्म ही अपने आप में, फिल्म मतलब एक लेयर, फिल्म ही अपने आप में बहुत थिन होती है। और फिल्म के सामने भी थिन लगा हुआ है, यानी कि बहुत ही पतली लेयर, बहुत ही पतली लेयर। हाँ, उसको थिन फिल्म बोलते हैं। जैसे जूतों पे पॉलिश लगा देते हैं ना, तब नहीं चमकते वो, लेकिन जब उसको रगड़ते रहते हैं ना ब्रश से, ऐसे ब्रश से रगड़ते रहते हैं, फिर उनमें चमक आती है। फिर जूतों में चमक आती है जब ब्रश से रगड़ते रहते हैं, है ना? एग्जैक्टली exactly। तो क्या होता है कि जूतों पे पॉलिश लगा दी हमने, जूतों पे जो हम पॉलिश लगाते हैं वो एक लेयर फैला देते हैं, फिर उसको ब्रश से ऐसे रगड़ते रहते हैं, तो वो लेयर एक पर्टिकुलर थिकनेस पे आ जाती है, ऐसे ना, तो लेयर जो है पर्टिकुलर थिकनेस पे आती है। जैसे ही उस लेयर की थिकनेस वो होती है, फिर उसमें शाइनिंग आ जाती है, ठीक है ना, और वो उसकी लास्ट थिकनेस होती है। एग्जैक्टली exactly। तो वो इस तरीके से पर्टिकुलर थिकनेस पे आ जाती है, उस थिकनेस पे उसमें शाइनिंग आ जाती है। बस वही चीज यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है ना, वही चीज हमें पढ़नी है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सारा गेम इंटरफेरेंस का होता है। किसका होता है? इंटरफेरेंस का। और इंटरफेरेंस तो दो टाइप का होता है। इंटरफेरेंस एक तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जिसमें इंटेंसिटी आई और आई जो है ना मिलके 4 आई हो जाती है। और एक डिस्ट्रक्टिव होता है, डिस्ट्रक्टिव में आई और आई मिलके आपको जीरो इंटेंसिटी देते हैं, ठीक है ना। तो इसको डार्कनेस बोलते हैं कि ये डार्कनेस आ गई, और ये आ गई शाइनिंग, ये आपकी शाइनिंग हो गई। तो एक तो डार्कनेस हो गई और एक शाइनिंग हो गई, ठीक है। तो ये बात हमको अब पूरी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है, ठीक है ना। तो हमने क्या करते हैं, जितनी भी थिन फिल्म है वो किसी ना किसी चीज पे फैलाई जाती है। 90% थिन फिल्म किसी ना किसी चीज पे फैलाई जाती है, उस पर कोटिंग की जाती है। जैसे कारें होती है ना, कार, कार के ऊपर क्या करते हैं, पेंट करते हैं। कार पे अगर आप पेंट कर दो ना तो वो चमकती नहीं है, लेकिन पेंट करने के बाद उसके ऊपर पॉलिश लगाई जाती है। जब आप पॉलिश लगा के उसको रगड़ते हो तब जाके शाइनिंग आती है, ठीक है ना। और वो लोग बोलते हैं कि सर 2 हाथ लगेंगे तब शाइनिंग आएगी। तो पहले वाली कोटिंग में शाइनिंग आती है, दूसरी फैलाते हैं ना तब आती है। तो हर चीज के अपने अपने अलग अलग फंडे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो कोटिंग है वो, जितने भी लकड़ी का कोई भी मटेरियल ले लो, लकड़ी की टेबल ले लो, चेयर ले लो, कुछ भी फर्नीचर खरीद के लाते हो, अगर ओरिजिनल लकड़ी ले लो ना वो कभी चमकती नहीं है, और फर्नीचर बिल्कुल शाइनी होता है। तो पहले लकड़ी का वो बना देते हैं, फिर उस पर वुडन पॉलिश लगाते हैं। पॉलिश लगाने से वो लकड़ी के फर्नीचर जो है ना बहुत बढ़िया चमकने लगते हैं, अच्छे लगने लगते हैं। तो बिना कोटिंग के तो कुछ चीज बढ़िया लगती नहीं है आजकल, ठीक है ना। और वो शाइनिंग ही सारा गेम है, वो शाइनिंग पूरी इंटरफेरेंस का गेम है। उसकी इतनी थिकनेस रखोगे तो शाइन करेगी, कम कर दोगे या ज्यादा कर दोगे तो शाइन करनी बंद हो जाएगी। डार्कनेस मतलब नो शाइनिंग, ठीक है ना। अब सुनना बात को ध्यान से। तो थिन फिल्म में क्या होता है भाई, मान लो ये कोई थिन फिल्म है, ये ऐसे दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये कोई थिन फिल्म है, ठीक है ना। तो भाई इस पे अगर एक रे आती है, यहाँ से एक रे आती है ऐसे, ठीक है। तो ये रे ऐसे तो जाएगी नहीं यहाँ पे, यहाँ से तो पहले ये बैंड होगी ऐसे ही, फिर बाहर जाएगी और पुराने वाली लाइन के इक्वलेंट हो जाएगी, उसके पैरेलल हो जाएगी कि नहीं। तो भाई ये पहले वाली को मिटा दो, ऐसे जा रही थी और यूं निकल आई रे। क्या बात समझ में आई? ठीक है ना। तो होता क्या है, जब भी कोई लाइट रे आती है और किसी सरफेस पे टकराती है, मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इस पे टकराती है, तो सारी इवेंट्स होती है यहाँ पे। कितनी होती है? सारी इवेंट्स होती है। ये आई हो गया और ये आर हो गया, ये तो आई हो गया और ये आर हो गया, ठीक है। सारी इवेंट्स होती है। तो ये वाली जो रे है, ये वाली जो रे है, ये वाली रे आई एंगल पे, यहाँ से आई एंगल था, इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा और आई एंगल पे चला जाएगा। तो ये वाला एंगल अगर आई है तो ये भी आई होगा, चला जाएगा, और कुछ पार्ट यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाएगा। तो एक तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड साइड होती है और एक यहाँ पे ट्रांसमिटेड साइड होती है। तो ये तो रिफ्लेक्टेड साइड हो गई और ये ट्रांसमिटेड साइड हो गई, ट्रांसमिशन साइड ये हो गई, रिफ्लेक्टेड साइड ये हो गई। तो इधर की साइड तो रे ट्रांसमिट होकर आएगी और उधर की साइड रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। अब बच्चों फिर से ध्यान से सुनना। तो जब ये वाली रे यहाँ आ जाती है इस जगह, अब ये नए वाली मीडियम में होती है, तो यहाँ पे फिर दोनों इवेंट होती है। ये इसी एंगल पे आर है ना, तो आर पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, आर एंगल पे ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, और फिर यहाँ से फिर बाहर निकलती है। और फिर जब बाहर निकलेगी तो कितने एंगल पे निकलेगी? वापस आई पे ही निकलेगी। वापस कितने पे निकलेगी? आई पे निकलेगी। देखो यहाँ पे भाई, अगर ये वाला एंगल आई है, ये वाला आई है, तो ये भी तो आई है। ये वाला एंगल आर है तो ये भी आर है। ऐसे करोगे ये भी आर है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कुछ पार्ट फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा अंदर ही अंदर, और यहाँ से फिर वो बाहर ट्रांसमिट भी हो जाएगा यूँ, ऐसे यही चलता रहेगा। फिर यहाँ से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होकर अंदर जाएगा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आएगा यूँ। जब ये रिफ्लेक्ट होकर जाएगा तो यहाँ से कुछ पार्ट फिर बाहर चला जाएगा ऐसे। तो किसी भी सरफेस पे सारे काम होते हैं, रिफ्लेक्शन भी होता है, ट्रांसमिशन भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है, एमिशन भी, तो सब होता है। तो यहाँ पे जब एक रे आ रही है, जब कोई रे आ रही है तो इस जगह दो इवेंट होंगी, एक तो ट्रांसमिशन और एक रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों होंगे। तो रे अंदर भी चली जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर बाहर भी चली जाएगी। जो अंदर जाएगी वो यहाँ जाके फिर दो काम करेगी, यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी होगी, रिफ्रैक्ट भी होगी, तो कुछ पार्ट इसका बाहर चला जाएगा, कुछ अंदर ही रह जाएगा। अब ये वहाँ जाएगी, यहाँ पे फिर दो पार्ट होंगे, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन होगा, जो आ है तो उधर आई बनेगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो एक तरफ आई होता है तो दूसरी तरफ आर होता है। तो अगर इस तरफ आर बने तो उस तरफ आई बनेगा, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो जाएगी। अब ये इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी होगा, अब अंदर अंदर रिफ्लेक्शन होकर यहाँ होगा, फिर यहाँ पे फिर दो इवेंट होगी, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो यही चलता रहेगा पूरा टाइम। और थिन फिल्म में एक रे थोड़ी पड़ती है, मैंने तो एक का एग्जांपल दिया, ऐसी ऐसी तो बहुत सारी रे पड़ेंगी ना, ऐसी ऐसी तो बहुत सारी रे पड़ेंगी, और ये रिफ्लेक्शन ही होते रहेंगे उनके। रेस चकरा जाएंगी, यहाँ चकरा तो हम जाएंगे, रेस कहाँ चकराएंगी, उनके कौन सा पैसे लग रहे हैं। तो आई होप ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी कि ऐसे ऐसे होगा। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, एक रे तो ये और दूसरी रे ये, दोनों रे ऊपर की साइड है, किस साइड है? रिफ्लेक्टेड साइड है ये। तो इन दो रे में इंटरफेरेंस होगा, इन दो रे में क्या होगा? इंटरफेरेंस होगा, ठीक है ना। फिर ये वाली दो रे ले लो, हालांकि यहां से भी आएगा, इन दो में फिर इंटरफेरेंस होगा। लेकिन ऊपर वाला इंटरफेरेंस कौन सी साइड का होगा? रिफ्लेक्टेड साइड का होगा। नीचे वाला इंटरफेरेंस किसका होगा? ट्रांसमिटेड साइड का होगा।
इज इट ओके? और ये सारी रे पैरेलल होंगी एक दूसरे के, क्योंकि उधर एंगल आई है, इधर आर होता है, तो इधर आर होगा तो उधर आई होगा। ये वाली रे एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर पैरेलल रे में इंटरफेरेंस कैसे होगा? पैरेलल रे तो एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, टकराएंगी नहीं, तो इंटरफेरेंस कैसे होगा? है ना? कुछ लोग सोच रहे हैं अरे यार सर तो पहले पढ़ा देते हैं कुछ भी पढ़ा के निकल लेते हैं, है ना? देखो कुछ बच्चे समझ गए हैं वेव फ्रंट। बेटा रे चाहे पैरेलल हो या पैरेलल ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इंटरफेरेंस तो जरूर होता है। क्यों? क्योंकि अगर पैरेलल रे है तो यहाँ पे वेव फ्रंट होगा, यहाँ से रे निकलेगी, यहाँ से रे निकलेगी, यहाँ तो इंटरफेरेंस होना ही होना है, क्योंकि हर डायरेक्शन में रे निकलेगी। तो इंटरफेरेंस होने के लिए बस रेज का होना जरूरी है, पैरेलल या नॉट पैरेलल मैटर नहीं करता, तो इंटरफेरेंस तो होगा। ठीक है ना? तो ट्रांसमिटेड साइड का इंटरफेरेंस होगा। तो अब हम इसी चीज को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, रिफ्लेक्टेड साइड और ट्रांसमिटेड साइड। तो अगले वाले पेज पे हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्टेड साइड का थिन फिल्म लेंगे, यानी कि थिन फिल्म पढ़ेंगे रिफ्लेक्टेड साइड वाली। ठीक है ना? तो चलिए बच्चों शुरू हो जाते हैं हम। मान लो भाई ये थिन फिल्म है, सुनना है बात को बहुत ध्यान से। यहाँ से एक रे आ रही है ऐसे, यूं। हम सोच रहे थे कि ये वाली रे बड़े आराम से आगे चल के यूं चली जाएगी, बट इसका कुछ पार्ट यहाँ पे नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया और यहाँ आ गया, बट कुछ पार्ट इतने एंगल पे रिफ्लेक्ट भी हो गया। जितने एंगल पे आया था उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट भी हो गया, आई वाली। अब ये वाली जो रे है जितने एंगल पे आई थी उतने एंगल पे फिर से अंदर अंदर रिफ्लेक्ट हो गई, इसका कुछ पार्ट ये बाहर निकल गया। ठीक है ना? फिर ये अंदर अंदर रिफ्लेक्ट हो गई यूं, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर बाहर गई, तो इसका कुछ पार्ट फिर बाहर निकल गया। ठीक है ना? अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक ही रे अवेलेबल है, और भी बहुत सारी रे अवेलेबल, तो ये यहाँ आई, फिर यूं गई, फिर यहाँ आई, फिर यूं गई, एंड सो ऑन, ये चलता ही रहेगा इसका सिलसिला। बात को ध्यान से सुनना है। अब मान लो इस थिन फिल्म की थिकनेस है टी, कितनी थिकनेस है इसकी? टी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। रे की पावर तो कम होती जाएगी, लेकिन बेटा बाकी की रे भी तो है, और भी बहुत सारी रे हैं, वो जुड़ती रहेंगी और पावर बरकरार रहेगी। ठीक है ना? सुनना बात को ध्यान से। अब मान लो भाई यहाँ पे इस जगह पे ठीक है, तो मान लो भाई ये वाला एंगल आई है और ये वाला आर है, ये वाला आर है और ये वाला आई है, ऐसे है। ये थिकनेस टी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू। सुनते जाना बात को ध्यान से। तो ये वाला पॉइंट अगर ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट डी है, एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा है। ठीक है ना? तो ज्योमेट्री से, बाई ज्योमेट्री, अगर ये वाली दो रे इंटरफेरेंस करती है, ये वाली दो रे इंटरफेरेंस करती है, तो अगर इनका वेव फ्रंट देखा जाए तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं ना यहाँ पे, तो भाई ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बिल्कुल इंटरफेरेंस करेंगे एक दूसरे के साथ। तो ये वाले पॉइंट को मैं एन मान लेता हूँ। देखो इस वाली रे का ये वाला पॉइंट और इस वाली रे का ये वाला पॉइंट एक दूसरे के क्लोज है, तो मान लो इस पॉइंट पे हम इंटरफेरेंस चेक करते हैं यहाँ पे क्या होगा। ठीक है ना? तो भाई आप ये देखो, ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से एक रे यूं चली जाती है और इस पॉइंट पे पहुंचती है, दूसरी रे यहाँ से यूं जाती है फिर यूं जाती है, तब यहाँ पहुंचती है सी पे। तो इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के, यहाँ इन दो पॉइंट का इंटरफेरेंस हो रहा है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो डेल्टा एक्स होगा वो कितना होगा? वो होगा ए बी प्लस बी सी माइनस ए एन, यही तो होगा। दिस इज x2 एंड दिस इज x1, x2 माइनस x1 होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना? होगा कि नहीं होगा? यही तो होगा पाथ का डिफरेंस। भाई यहाँ पे तो एक ही रहती है, अब यहाँ से एक रे तो यूं चली गई, एक रे इधर जाके तब यहाँ पहुंची, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पाथ का डिफरेंस होगा वो ए बी प्लस बी सी माइनस ए एन होगा। अब बाई ज्योमेट्री कैसे भी करके ये वाली जो वैल्यू निकल के आती है, ये आती है 2 म्यू टी कॉस आर। बस ये आपको याद रखना, मैंने कहा था ना आप लोगों से प्रॉमिस लिया था कि आपको एक चीज का रट्टा मारना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो भाई इस वाली लेंथ में से ये वाली लेंथ माइनस करेंगे तो 2 म्यू टी कॉस आर हो जाएगा, ये डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना? दिमाग को खुला रखना है, बहुत बड़ा धमाका होने वाला है अभी। ठीक है ना? अभी एक ऐसी चीज बताऊंगा कि आपको थोड़ा शॉक लगेगा उससे। ठीक है ना? क्या? डेल्टा एक्स। अब आप ये बताओ, अगर ये वाली रे और ये वाली रे यहाँ मीटिंग करती है और यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब तो ये है कि भाई डेल्टा एक्स की वैल्यू या तो 0 होगी या लैम्डा होगी या 2 लैम्डा होगी एंड सो ऑन, यानी कि डेल्टा एक्स की वैल्यू आपकी एन लैम्डा होनी चाहिए, तब जाके तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और यहाँ पे ब्राइटनेस आएगी। ब्राइटनेस आएगी, आएगी कि नहीं आएगी ब्राइटनेस? अभी समझा दूंगा सारी चीजें, चिंता मत करो, ब्राइटनेस आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है ना? तो भाई ये वाली चीज अगर एन लैम्डा के बराबर आ जाए तो ब्राइटनेस आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ब्राइटनेस आ जाएगी। लेकिन जो चीज है यहाँ पे, हमने ये भी पढ़ रखा है कि अगर कोई रे आती है और टकरा के वापस जाती है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम से टकराने पे उसमें पाई का चेंज आ जाता है फेज में। पाई का चेंज इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 का पाथ का चेंज, 180 डिग्री का फेज चेंज आ जाता है। तो ये जो एक्चुअल में x1 है, ये वाली जो चीज है, ये x1 है, a से n तक की डिस्टेंस तो है ही, लेकिन इस वाली रे में पाई का डिफरेंस आ चुका है, यानी कि ये ऑलरेडी लैम्डा बाई 2 चेंज हो चुकी है। तो a n की इफेक्टिव वैल्यू एक्चुअल में a n प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 है, a n और प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 है, a n प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 है इफेक्टिव वैल्यू इसकी, a n की इफेक्टिव वैल्यू, ए से एन की इफेक्टिव वैल्यू ये है। तो भाई अब आप ये देखो, ये तो बाई ज्योमेट्री, ये तो ज्योमेट्री लगा के आती है, ए बी प्लस बी सी माइनस ए एन की वैल्यू है ये तो। लेकिन अगर हम इसको इफेक्टिव डेल्टा एक्स लिखें तो इस ए एन की जगह मुझे ए एन प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 करना पड़ेगा। तो ये वाली चीज 2 म्यू टी कॉस आर प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 अगर मैं लिखूं तो माइनस ले लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस का लैम्डा बाई 2 ले लो ताकि एक बढ़िया सा एक्सप्रेशन बन जाए। ठीक है, हम तो ब्राइटनेस के लिए बात कर रहे हैं ना, तो ये एन लैम्डा के बराबर होने तब जाके ब्राइटनेस होगी, तो इफेक्टिव डेल्टा एक्स तो ये होगा ना, ये लैम्डा बाई एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि 2 म्यू टी कॉस आर, अगर देखो एन लैम्डा के साथ लैम्डा बाई 2 को कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 एन प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, ये हो जाएगा। तो कंडीशन किसकी हो जाएगी? ब्राइटनेस की कंडीशन हो जाएगी। तो दिस इज द कंडीशन फॉर ब्राइटनेस, यानी कि यहाँ ऊपर की तरफ इस थिन फिल्म के ऊपर बहुत ज्यादा ब्राइटनेस आ जाएगी, यानी कि शाइनिंग आ जाएगी अगर 2 म्यू टी कॉस आर की वैल्यू इतनी हो जाए। अब ये ब्राइटनेस की कंडीशन है और यही यहाँ का पंच भी है। क्या पंच है? दिखने में डार्क वाला लगता है, दिखने में उल्टा लगता है,
भाई ऐसा तो डार्कनेस के लिए आता है ना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आता है ये तो, लेकिन यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए है। तो मैं पूरे होश आवाज में हूँ। कहीं ये सोच रहे हो सर थोड़ा कंफ्यूज हो गए? नहीं, इसका यही पंच है कि डार्कनेस वाला तो ब्राइटनेस जैसा दिखता है और ब्राइटनेस वाला डार्कनेस जैसा दिखता है। लॉयड का भी सेम पंच था एग्जैक्टली, लॉयड मिरर में भी यही था कि पहली फ्रिंज डार्क थी, तो वो इस पाई के चेंज की वजह से ही आता है कि जो पाई का चेंज आ जाता है। तो भाई आई होप मैंने आपको ये वाली बात क्लियर कर दी। अब दूसरी चीज कि मान लो भाई इन दोनों के इंटरफेरेंस से यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेल्टा एक्स की इफेक्टिव वैल्यू है दैट इज समथिंग 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2 ऐसे होगी। बाई 2 ऐसे होगी, 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2 होगी, ठीक है ना? या फिर 2n-1 ले लो, प्लस माइनस वन कुछ भी हो सकता है, ऑड नंबर होना चाहिए। तो अगर मैं डार्कनेस की बात करूं तो डेल्टा एक्स की इफेक्टिव वैल्यू यानी कि 2 म्यू टी कॉस आर और प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 शुड बी इक्वल टू 2n प्लस माइनस किसके बराबर? लैम्डा बाई 2 के। अब खुद देख लो, अगर मैं इधर भी प्लस ले लूं और इधर भी प्लस ले लूं तो लैम्डा बाई 2 से एक लैम्डा बाई 2 कट जाएगा और 2 म्यू टी कॉस आर की वैल्यू n लैम्डा के बराबर आ जाएगी। तो जब ये चीज n लैम्डा के बराबर होती है तो डार्कनेस आ जाती है, ये डार्कनेस आ जाती है। तो ये डार्कनेस यानी कि डार्क फ्रिंजेस का कंडीशन है, डार्क फ्रिंज की कंडीशन है ये। सोच के देख लो, एकदम उल्टा लगता है ना? 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू n लैम्डा, ये डार्क फ्रिंज की कंडीशन है, और 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2 ये ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन है। यार ये क्या बात होती है? ये तो मतलब कोई बात ही नहीं होती, समझ लो। इज इट ओके? फाइन। उल्टा दिखता है बट यही है, यही है। अब बच्चों थोड़ा सा दिमाग और लगाना, यही कहीं दिमाग लगा। अगर मैं यहीं पे, ये तो कौन सी है? रिफ्लेक्शन साइड है। अगर मैं रिफ्लेक्टेड साइड ले लूं, ठीक है ना? कौन सी साइड ले लूं? रिफ्लेक्टेड साइड ले लूं, सॉरी रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्शन वाली साइड, थिन फिल्म में, यानी कि नीचे वाली साइड ले लूं। तो अगर किसी थिन फिल्म के ट्रांसमिटेड साइड को देखा जाए तो भाई यहां से रे आएगी ऐसे, फिर यूं जाएगी, और फिर यूं जाएगी, फिर यूं जाएगी, है ना? और फिर यूं जाएगी, और फिर यूं जाएगी ऐसे। तो क्या कर सकते हैं उसके बाद? ये वाली रे ऐसे हो जाएगी, ये वाली रे यहां से फिर ऐसे हो जाएगी। देखो ध्यान से, यहां से इंसिडेंट रे आई, मुड़ गई कितने एंगल पे? आर पे, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई आर पे और कुछ बाहर निकल आई, फिर ये वाली रे यहाँ गई और फिर यहाँ से बाहर निकल आई। और इस साइड की हम बात कर रहे हैं, दिमाग लगाना है। प्रीवियस पेज, ये लो प्रीवियस पेज, और प्रीवियस, और भी प्रीवियस क्या, ये लो और भी प्रीवियस, ये ले लो, ठीक है? ये लो, इस साइड की बात करते हैं। आप मुझे ये बताओ इंटरफेरेंस कहाँ का होगा भाई इनका? अगर वेव वेव फ्रंट देखा जाए तो ये वाले पे, तो ये वाले पॉइंट का और ये वाले पॉइंट का फेज डिफरेंस देखा जाएगा, डेल्टा एक्स इफेक्टिव देखा जाएगा इनका, ठीक है ना? तो आप ये देखो, ये वाली रे आ रही थी यहाँ पे, ये वाली, तो यहाँ तक तो एक ही रे थी ना, ये वाली यहाँ तक तो एक ही थी। अब इसके दो पार्ट हो गए, एक पार्ट तो इधर चला आया यहाँ पे, दूसरा पार्ट यहाँ से वहाँ गया, वहाँ से यहाँ चल के यहाँ आया। तो अगर मैं इस बार इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, इसको सी मान लूँ, इसको डी मान लूँ, तो अभी क्या था? ए बी प्लस बी सी माइनस ए एन, बाई ज्योमेट्री क्या था? बाई ज्योमेट्री था ए बी प्लस बी सी माइनस ए एन, किसके बराबर आ रहा था? 2 म्यू टी कॉस आर के। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ से बी सी प्लस सी डी माइनस बी एन, यानी कि बी सी प्लस सी डी माइनस बी एन, ये किसके बराबर आएगा? ये अगेन 2 म्यू टी कॉस आर के बराबर नहीं आ जाएगा? बाई ज्योमेट्री कॉस आर के बराबर आ जाएगा। भाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस माइनस एन, यहाँ पे भी क्या, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस माइनस एन, ये 2 म्यू टी कॉस आर के बराबर आ जाएगा। अब जो इस जगह रिफ्लेक्शन हुआ है, इधर तो रेयर मीडियम है ना, और इधर क्या है? डेंसर मीडियम। तो जब रे यहाँ से आके यूं टकराती है और ये वाला मीडियम रेयर होता है, ये डेंसर होता है, तो रे ऐसे आई और यूं चली गई, ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, रे इधर से आई और यूं चली गई, ठीक है ना? तो क्या पाई का चेंज आएगा? नहीं, नो चेंज, में कोई चेंज नहीं आता। इसका मतलब यही इफेक्टिव डेल्टा एक्स है, यही इफेक्टिव डेल्टा एक्स है। तो अगर इफेक्टिव डेल्टा एक्स एन लैम्डा के बराबर आता है तो कैसी फ्रिंज बनेगी? ब्राइट, ब्राइटनेस आ जाएगी, ठीक है ना? बिल्कुल समझ आ गया क्या? तो अगर ट्रांसमिटेड साइड है तो आपको दिमाग लगाना है, फिर जो दिख रहा है वही सही है, ठीक है ना? और अगर 2 म्यू टी कॉस आर यहाँ पे 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2 के बराबर आता है तो ये डार्क फ्रिंज बनेगी। क्या यहाँ तक की बात समझ में आती है? इज इट ओके? ठीक है, ओके, राइट। दो कंडीशन पता चल गई, इसका मतलब ये तो और गड़बड़ हो गई। यानी कि जब थिन फिल्म का सवाल आएगा आपके पास, अगर थिन फिल्म का क्वेश्चन आ गया आपके पास, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये रिफ्लेक्टेड साइड है या ये ट्रांसमिटेड साइड है, ठीक है ना? साइड देखनी पड़ेगी ना, कौन सी साइड है, ठीक है ना? यानी कि फ्रिंजेस जो है वो ट्रांसमिशन से बन रही है या रिफ्लेक्शन से बन रही है? फ्रिंजेस ट्रांसमिशन से बन रही है या रिफ्लेक्शन से बन रही है, ठीक है? तो ये दोनों तरीके के फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। अब एक स्पेशल बात, स्पेशल पॉइंट, ठीक है ना? हमारे जेई के सिलेबस में, जेई के सिलेबस में केवल वही केसेस हैं, ओनली वो केसेस हैं जहां पे cos r की वैल्यू 1 होती है। दैट मींस r इज इक्वल टू 0 डिग्री, दैट मींस नॉर्मल इंसिडेंस,
नॉर्मल इंसिडेंस वाले केसेस हैं, यानी कि अगर ये आपकी थिन फिल्म है तो और ये नॉर्मल है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट नॉर्मल के बिल्कुल बराबर में आने वाले केसेस हैं, ताकि आर की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो आए। ये वाले रिफ्लेक्शन, ये वाले केसेस होने चाहिए। यही है हमारे सिलेबस में, और एक्चुअल में सबसे ज्यादा मैक्सिमम शाइनिंग उन्हीं में होती है। मैक्सिमम शाइनिंग कब होती है? जब नॉर्मल इंसिडेंस होता है। सोच के भी देख लो, कोई चीज जहां से मुड़ी होती है ना, वहीं पे सबसे ज्यादा शाइनिंग वाली लाइन आती है। कुछ भी चीज देख लो, कोई भी चीज देख लो, जो जहां से मुड़ी होती है ना, मुड़ने वाला पार्ट ही सबसे ज्यादा शाइन करता है। कोई भी, ये इसी पेन का एग्जांपल ले लो, ये पेन का एग्जांपल ले लो, ठीक है ना? अगर ये लाइट है ना इधर, तो ये लाइट जहां पे 90 डिग्री पे गिर रही है, वही पार्ट सबसे ज्यादा शाइन करेगा। देखो ऐसे, ऐसे देखो, सबसे ज्यादा पार्ट कौन सा शाइन कर रहा है? ठीक है ना? इधर से भी डार्क है, इधर से भी डार्क, ये बीच वाला पार्ट सबसे ज्यादा शाइन कर रहा है, ये बीच वाला पार्ट देखो आप। ठीक है, तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि मान लो भाई इधर से यूं लाइटें आ रही हैं, मतलब इधर से खूब सारी लाइट आ रही है, यूं यूं लाइट आ रही है, ऐसे, ठीक है ना? ऐसे लाइट आ रही है, सुन के देखना ध्यान से। और ये यूं कोई सरफेस है, ऐसे ऐसे सरफेस है, ठीक है ना? तो भाई ये जो रे यहाँ पे गिरेंगी, जो रे यहाँ पे गिरेंगी, देखो ये वाली रे ऑलमोस्ट 90 पे गिरेगी, ये वाली ऑलमोस्ट 90 पे गिरेगी, ये वाली, ये, तो सबसे ज्यादा शाइनिंग यही इसी पार्ट पे ही आएगी, इसी पार्ट पे सबसे ज्यादा शाइनिंग आएगी। इसीलिए तो बहुत सारे कॉर्नर ऐसे होते हैं ना, ये कॉर्नर होते हैं, चीजों के कॉर्नर होते हैं, ये इसी पे सबसे ज्यादा शाइनिंग आती है, कॉर्नर पे, कॉर्नर पे सबसे ज्यादा शाइनिंग आती है। क्यों? क्योंकि यहीं पे नॉर्मल इंसिडेंस होता है, तिरछी रे ऐसे आती है ना, यूं यूं आएंगी रे सारी, तो यहाँ कॉर्नर का कोई पॉइंट ऐसा बनेगा जिसमें सबसे ज्यादा शाइनिंग आएगी, तो नॉर्मल इंसिडेंस वाले केस ही सबसे ज्यादा शाइनी होते हैं। दैट मींस 2 म्यू टी कॉस आर, ठीक है ना? इसको अप्रोक्सीमेटली आप 2 म्यू टी ले सकते हो, 2 म्यू टी कॉस आर को क्या ले सकते हो? 2 म्यू टी फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है? इज इट ओके? कोई भी कहीं भी ले लो आप, ये ग्लास ले लो, आप ग्लास लोगे ना, ये ग्लास आप देखो सबसे ज्यादा शाइनिंग यहाँ पे है, इस पार्ट पे सबसे ज्यादा शाइनिंग है, क्योंकि ये जहां से मेरे यहाँ पे लाइट आ रही है वो यहाँ से सीधी पड़ रही है, इस जगह नॉर्मल इंसिडेंस है, दिख रही है शाइनिंग? हाँ, सबसे ज्यादा शाइनिंग ये वाली लाइन पे है ना, देखो ध्यान से देखो। समझ आया क्या कुछ? अब ग्लास उठाया तो पानी तो पिएंगे ही ना, कुछ काम हम ऐसे तो करते नहीं है फ्री में। चाय यार, कोई चाय वाय देता ही नहीं है टाइम पे, ये लड़के लोग बिना बस, जब इनको पीनी होती है ना तभी बनाते हैं। मुझे क्लास में पढ़ा जाते हैं कि सब कुछ बोलेंगे तो है ही नहीं, क्लास ले रहे हैं, चुपचाप रख के निकल लो। इनका इनकी परफेक्ट टाइमिंग होता है कि चाय देंगे जब क्लास चल रही होगी, बोलेंगे ही नहीं कुछ। अरे ऑफिस में यहाँ पूरी हिस्ट्री बता दूं तुम लोगों को, है ना? सबकी फोटो एकदम फैमिली ट्री दिखा दूं तुम लोगों को, एकदम मूड में रहते हो ना, पूरे मूड में। फैमिली टूर करा दो सर, ऑफिस टूर करा दो सर, बस यही चल रहा है चारों तरफ। ओके चलो यहाँ जाओ लाइन पे। तो भाई जो नॉर्मल इंसिडेंस होता है ना, ये क्या होता है? 2 म्यू टी कॉस आर। अगर नॉर्मल इंसिडेंस है तो उसके लिए आप 2 म्यू टी ले सकते हो, ठीक है ना? अब कुछ लोग डिस्कशन की बोल रहे हैं, ठीक है ना? तो डिस्कशन तो मैं आपको पूरा कराऊंगा, चिंता मत करो। ऑप्टिक्स में भी तो कर लिया हमने, कितना सारा कर लिया, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में डेली कर लेते थे, ठीक है ना? आज इसको निपटा देते हैं क्योंकि थिन फिल्म पूरा हो गया। कल हम वो करेंगे डिस्पर्जन थ्रू प्रिज्म, और नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट करेंगे। तो डिस्पर्जन काफी छोटा सा टॉपिक है, तो कर लेंगे डिस्कशन, और अगर नहीं हुआ तो स्पेशल क्लास रख लेंगे, चिंता मत करो आप, ठीक है ना? ओके, तो भाई एक क्वेश्चन हो जाए इसी टाइप का, इसी तरीके का एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें थिन फिल्म पे एक हमें कुछ अच्छा सा फील आ जाए कि हाँ हमारा हमको थिन फिल्म समझ आ गई है, ठीक है ना? तो मैं आपके लिए क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे। ओके चलो भाई, थिन फिल्म पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनना, देखते हैं कितने लोगों को ध्यान से सुनता है क्वेश्चन, ठीक है ना? इन्होंने बोला है कि अ ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक ग्लास प्लेट की बात करते हैं, ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, 1.5, सुनते जाना, इज कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ थिकनेस टी। ग्लास प्लेट को क्या कर दिया? कोटेड, कोटेड विद थिन फिल्म, यानी कि ये ग्लास प्लेट थिन फिल्म नहीं है, थिन फिल्म तो इस ग्लास प्लेट के ऊपर है, ठीक है ना? ऑफ थिकनेस टी एंड म्यू इज इक्वल टू 1.8, ठीक है? वेवलेंथ लैम्डा, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा ट्रैवलिंग इन एयर इंसिडेंट नॉर्मली, इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द लेयर, इट इज पार्टली रिफ्लेक्टेड एट द अपर एंड, ठीक है ना? ये पार्टली रिफ्लेक्टेड है, यानी कि ये रिफ्लेक्शन वाली साइड पूछ रहा है। इट इज पार्टली रिफ्लेक्टेड एट द अपर साइड, ठीक है ना? द लोअर सरफेस ऑफ द लेयर एंड द टू रिफ्लेक्टेड रेज इंटरफेयर, ठीक है? ये तो बता रहा है कि नीचे से वो इंटरफेयर करते हैं ऊपर की साइड। तो राइट द कंडीशन फॉर देयर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन लिखनी है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन लिखनी है। राइट द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इफ लैम्डा इज इक्वल टू 648, ठीक है ना? फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ थिकनेस ऑफ लेयर, लेयर की थिकनेस की लीस्ट वैल्यू बताइए अगर लैम्डा इज इक्वल टू 648 है, ठीक है ना? क्वेश्चन को फिर से बता देता हूँ, पढ़ देता हूँ मैं क्वेश्चन को, सुनना ध्यान से। देखो लिसनिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, उससे पता चलता है कि आप कितने कॉन्सेंट्रेट हो, ठीक है ना? क्वेश्चन 2 मिनट का है, ज्यादा नहीं है, तो 2 मिनट का मैं एक्सटेंशन भी लूंगा इसमें। इसमें बोला है अ ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ थिकनेस टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा ट्रैवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द लेयर, इट इज पार्टली रिफ्लेक्टेड एट द अपर एंड द लोअर सरफेस ऑफ द लेयर एंड द टू रिफ्लेक्टेड रेज इंटरफेयर, राइट द कंडीशन फॉर देयर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इफ लैम्डा इज इक्वल टू 648 नैनोमीटर, obtain the least value of t for which the ray interfere constructively।
तो इसमें साफ साफ क्लियर किया है कि रिफ्लेक्शन वाली ही कंडीशन लगानी है। तो कंडीशन क्या होगी, 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, और इंसिडेंट नॉर्मली तो 2 म्यू इंटू टी हो गया इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। तो लीस्ट वैल्यू के लिए 2n प्लस 1 की वैल्यू लैम्डा बाई 2 के बराबर कर दो, तो ये तो मिनिमम हो गया ना। तो लैम्डा बाई 2 कर दो, तो टी की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, टी की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी लैम्डा बाई 4 म्यू। ये टी की मिनिमम वैल्यू है, टी की मिनिमम वैल्यू है ये, ठीक है ना। तो टी इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 म्यू। तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना, 648 इंटू 10 टू द पावर माइनस नैनोमीटर 9 डिवाइडेड बाई कितना, 4 म्यू, यानी कि 4 इंटू 1.8, ठीक है ना। जो भी आएगी वो आंसर है, ठीक है ना। तो टी की जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 90 नैनोमीटर। अब आप देख लो कितनी कितनी ज्यादा स्मॉल है, कितनी ज्यादा स्मॉल है। इज इट ओके, इज इट फाइन, एग्जैक्टली। तो कम से कम इतनी हो जाए तो ठीक है, इसमें भी ब्राइटनेस आ जाएगी। क्वेश्चन अभी और भी होंगे, थिन फिल्म के कई सारे सवाल होंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। तो थिन फिल्म के एक दो क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। एक बढ़िया एडवांस वाला सवाल भी करेंगे, और इंटर जो है डिस्पर्जन वगैरह वो भी करेंगे, ठीक है भाई। तो कल के उसमें क्या होगा, होमवर्क में बता देता हूँ, ठीक है ना। तो कल का जो लेक्चर होगा, ठीक है ना, उसमें डिस्पर्जन होगा, ठीक है ना, और थिन फिल्म के दो दो एक एक सवाल भी होंगे, ठीक है ना। थिन फिल्म के क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज का लेक्चर अपन यहीं तक रखते हैं, और एडवांस का बैच आने वाला है बच्चों, ये मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। ये रहा एडवांस का बैच, ये एडवांस का बैच आने वाला है, ठीक है ना। वीक में 3 दिन, और दिस इज स्पेशली फॉर यू पीपल, आप लोगों के लिए ही है, ठीक है ना, जिनको रिवीजन करना है। दूसरी चीज एक बता देता हूँ, यूट्यूब पे टर्म 1 के लिए, ठीक है ना, वीडियोस आने शुरू हो गए हैं, तो बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए उसको देख लो। कौन सा, एनकेसी सर अंडरस्कोर IITD, ठीक है ना। तो अब यूट्यूब भी वापस से बहुत एक्टिव हो जाएगा, और एडवांस बैच भी चल जाएगा, ठीक है। हाँ, और जो आपके लेक्चर्स रह गए हैं कुछ, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पोलराइजेशन, ठीक है ना, ये सब मैं कराऊंगा, ठीक है ना। ऐसे जैसे 3 क्लास ये लगा दी, एक दो क्लास और लगाऊंगा और ये कराऊंगा, ठीक है। चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।